देखेंगे। कल मैंने आपको जानकारी दी थी, उसमें कहा था कि जो जानकारी सभ्य देश है, असभ्य देशों को, जिन लोगों को जानकारी है दूसरे देशों के द्वारा चलती है, दूसरे देशों को जानकारी वितरण करते हैं। पहली बात आपको बता दें, साम्राज्यवाद का उदय जो 15वीं शताब्दी से पहले या 18वीं 19वीं शताब्दी से पहले, जब सिकंदर महान के समय, अशोक के समय में भी क्या हुआ था, जो साम्राज्यवाद था वो वाणिज्यवाद था, वो मेटरलिज्म या कहते हैं किस पर, बाजारवाद पर नियंत्रण था। और ये जो व्यवस्था बनती है ये किस पर निर्भर है, ये औद्योगिक क्रांति पर। यही तो कल बताया था, इंडस्ट्रीज जो औद्योगिक क्रांति पर ये निर्भर है। इस उपनिवेशवाद में जो बात कही गई है उसने जो पुराने साम्राज्यवाद की व्यवस्था को पीछे छोड़ दिया। इसी में हमने आपको बताया था कि साम्राज्यवाद के उदय होने के कारण क्या रहे थे, उसमें हमने बताया कि उपनिवेशवाद की जो भौतिक नीति है कैसे क्या चल पाई थी, कैसे आगे बढ़ी, ये बात कर पाए थे जी सर। इसी में आगे हमने बताया साम्राज्यवाद के विकास के कारण, क्या कारण है साम्राज्यवाद के विकास की बात कही जाए, उसी में एक कारण आता है। अगर पूर्ववर्ती काल में देखा जाए, जो कैथोलिक है, कैथोलिक पादरियों ने सबसे पहले क्या किया, कैथोलिक पादरियों ने निस्वार्थ भाव से विश्व की राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया। जो विश्व की राजनीति में भाग लेना, देखो कैथोलिक पादरियों ने सबसे पहले निस्वार्थ भाव से विश्व की राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया। अब जब निस्वार्थ रूप से भाग लिया, लेकिन यही 19वीं शताब्दी में आते आते क्या हुआ है, 19वीं शताब्दी में जब आए हैं तो प्रोटेस्टेंट धर्म क्या है, कैथोलिक धर्म का जो सुधार किया गया वो प्रोटेस्टेंट धर्म कहा जाता है। कैथोलिक धर्म जो है, कैथोलिक जो धर्म चला है उसमें कुछ रूढ़िवादिता या अंधविश्वास कहें, या जो बढ़ोतरी हो चुकी थी, जिसके कारण मार्टिन लूथर ने क्या किया, अपने जो कैथोलिक धर्म है उसका एक सुधरा हुआ रूप प्रस्तुत किया, जिसे हम प्रोटेस्टेंट धर्म कहते हैं। और ये प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग जो देखो, अब तो कैथोलिक धर्म अलग हो गया, प्रोटेस्टेंट धर्म अलग हो गया, तो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग, जो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग, वो भी अपने मिशन, ये भी अपने मिशनों को क्या करते हैं, सुदूर या दूर दूर तक भेजने लगे। और इन्होंने दूर दूर तक अपने मिशन भेजने लगे हैं। कुछ ही मिशनों का पिछड़े लोग, देखो इनका ध्येय था कि जो पिछड़े लोग थे हैं, जो लोग पिछड़े हैं, पिछड़े लोगों को क्या करना है, सभ्य बनाना। इनका मिशन था कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, जिनको जानकारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उन लोगों को क्या करना है, सभ्य बनाना। इन लोगों का काम है उन लोगों को सभ्य बनाना। ठीक, किपलिंग की अगर बात कही जाए, किपलिंग की व्हाइट मेंस वार्डन सिद्धांत, व्हाइट मेंस वार्डन, क्या कहेंगे इसे हिंदी में, क्या कहेंगे, व्हाइट मेंस वार्डन का सिद्धांत। अगर इसका एक उदाहरण दिखाई पड़ता, जैसे पहले डालो, देखो तो थोड़ा, पूर्ववर्ती काल में कैथोलिक पादरियों ने, पूर्ववर्ती काल में कैथोलिक पादरियों ने निस्वार्थ भाव से विश्व राजनीति में भाग लिया था। अब 19वीं सदी में उनके अलावा प्रोटेस्टेंट लोग अपने मिशन, उनके अलावा प्रोटेस्टेंट लोग
प्रोटेस्टेंट दूसरा, इसी कैथोलिक धर्म का दूसरा रूप है। कैथोलिक धर्म का दूसरा रूप जो है उसे हम प्रोटेस्टेंट, जो सुधरा हुआ रूप है उसे हम प्रोटेस्टेंट धर्म कहते हैं। प्रोटेस्टेंट लोग अपने मिशन दूर देशों में भेजने लगे। इन मिशनों का उद्देश्य पिछड़े लोगों को सभ्य बनाने का, पिछड़े देशों को सभ्य बनाने का। किपलिंग की व्हाइट मेन्स वार्डन, किपलिंग की व्हाइट मेन्स वार्डन, किपलिंग की व्हाइट मेन्स वार्डन का सिद्धांत इसका एक उदाहरण है, इसका एक उदाहरण है। हाँ, अब देखो, ये लोग बाहर जाएंगे तो सभ्य लोगों को क्या करेंगे, पिछड़े लोगों को सभ्य बनाने का काम करेंगे। जैसे क्या करना है इनको काम क्या करना है, इनको क्या है, घातक रीति रिवाजों को हटाना। जैसे इनका काम है घातक रीति रिवाजों को हटाना। जो घातक रीति रिवाज है उनको हटा दिया जाए। जैसे अपने यहाँ एक सिंपल सी बात कहें, जो सती प्रथा थी, जौहर प्रथा थी, इन घातक या बाल विवाह, विधवा विवाह या जो ये घातक रीति रिवाज है इनको हटाना, क्योंकि इनकी जानकारी देकर के उन लोगों को सभ्य बनाना, ये कार्य इनका था। नीचे क्या लिखा आपने, घातक रीति रिवाजों को हटाना। किपलिंग का व्हाइट मैन सिद्धांत का उदाहरण है घातक रीति रिवाजों को हटाना और सफाई के विषयों में लोगों को समझाना, और यदि संभव हो तो उन्हें ईसाई भी बनाएंगे। अगर वो हमारी बात मान लेंगे तो हम उन्हें ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करके आएंगे, ताकि वो हमारे ईसाई धर्म को स्वीकार करें। ईसाई बनाना, घातक रीति रिवाजों को हटाना, स्वास्थ्य और सफाई के विषय में लोगों को समझाना, यदि संभव हो तो उन्हें ईसाई बनाना। ये सब इनके उद्देश्य कहे जाते हैं, ये सब इनके उद्देश्य कहे जाते हैं, उद्देश्य कहे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें, जैसे उदाहरण में, एग्जाम्पल में अगर कहें तो बेल्जियम के पादरियों ने, जो बेल्जियम देश है के बेल्जियम के पादरियों ने क्या किया, बेल्जियम के पादरियों ने कांगो के क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। ठीक, बेल्जियम के पादरियों ने कांगो में अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। समझना बात, जो बेल्जियम के लोग हैं, जो पादरी कांगो गए और वहां पर जाकर के लोगों को सभ्य बनाने के उद्देश्य से गए और वहीं पर अपनी राजनीतिक व्यवस्था का प्रवेश कर दिया और वहीं पर बस करके इन लोगों को प्रशिक्षित, कहने का मतलब है कि वो लोग इन्हें सभ्य बनाए और यही प्रशासन करने लगे। वहीं पर इन्होंने कांगो को अपने कब्जे में कर लिया। नंबर 1 उदाहरण ये बात। दूसरा, नंबर 2, फ्रांस के मिशनरियों, नंबर 2, फ्रांस के मिशनरियों ने फ्रांस के मिशनरियों ने अल्जीरिया एवं ट्यूनीसिया में क्या किया, ट्यूनीसिया में अपना प्रभाव स्थापित कर
फ्रांस के मिशनरियों ने अल्जीरिया तथा ट्यूनीसिया में अपना प्रभाव स्थापित कर साम्राज्यवाद में विकास स्थापित कर साम्राज्यवाद के विकास में योगदान दिया। तो इन्होंने क्या किया, जो फ्रांस के ईसाई हैं इन्होंने अल्जीरिया में और ट्यूनीसिया में इन दोनों जगह पर अपना प्रभाव स्थापित कर दिया और यही साम्राज्यवाद की रूपरेखा धर्म के प्रचार प्रसार हेतु दिखाई पड़ती। इंग्लैंड में अगर देखा जाए 18वीं सदी में, इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड में 18वीं सदी में जो आर्थिक क्रांति हुई, इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में 18वीं सदी में जो क्या हुआ है, 18वीं सदी में आर्थिक क्रांति हुई। आर्थिक क्रांति या आर्थिक क्रांति का मतलब, जो आर्थिक क्रांति हुई है उसने यूरोप को भी प्रभावित कर दिया, पूरे यूरोप को प्रभावित किया। 18वीं शताब्दी में, 18वीं सदी में जो आर्थिक क्रांति हुई है इंग्लैंड में, उसने पूरे यूरोप को प्रभावित किया, क्योंकि अधिक उत्पादन की खपत, जो यहाँ पर आर्थिक क्रांति हुई तो अधिक उत्पादन हुआ और उसकी खपत कहाँ होगी, बताइए, खपत कैसे हो पाए? अगर हम किसी चीज का उत्पादन बहुत ज्यादा कर लें, क्या हम लोगों से घर घर जाकर के पूछे कि यहाँ पर इतनी चीज का आपको आवश्यकता है? जैसे दूध बेचने वाला जैसे क्या करता है कि हम वो चिल्लाएगा, फेरी लगाएगा, दूध दे लो, ऐसे चिल्लाएंगे। ऐसे अगर चलो एक दिन की बात हो तो मान लीजिए ढेर सारी वस्तुएं हैं, तो उनको कैसे, तो उन्होंने एक स्थान निर्धारित किया और प्रचार प्रसार किया कि ये वस्तु यहाँ पर मिलेगी, जिसको चाहिए हो तो ले जाओ। तो वो वस्तु वहां पर खपत निर्धारित करने के लिए बाजार का क्या किया गया, बाजार का प्रचलन करवाया गया। अब बाजार को खोजना आवश्यक हो गया। ठीक, बाजार को खोजना अभी होने पर क्या हुआ कि बाजार की आवश्यकता पड़ी। लोगों ने सोच लिया अफ्रीका के, अगर तभी जब बाजार की आवश्यकता पड़ी है, आप हमारी बात समझ लेना, बाजार की आवश्यकता पड़ी, बाजार खोलेंगे। अफ्रीका का नाम सुना है? लोगों ने सोचा यदि अफ्रीका के लोगों को क्या करवाया जाए, कपड़ा पहना दिया जाए। ठीक, अफ्रीका के लोगों को कपड़ा पहनने का रिवाज चलाया जाए तो कपड़ा के मिल मालिकों को क्या होगा, बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। जो अफ्रीका है वहां के लोग उस समय कपड़ा नहीं पहनते थे और ऐसे ही जंगलों में रहते थे, उन्हें ज्ञान नहीं था, असभ्य थे। ठीक, उन्हें कोई ज्ञान अर्जन नहीं था। हमारे भारत में भी, भारत उपनिवेश क्यों बना, भारत भी उतनी जानकारी नहीं रख रहा था, इसी के कारण वो कैसा हो गया, वो भी उपनिवेश के रूप में प्रवेश किया गया, उपनिवेश की तरह प्रयोग किया गया। यहाँ पर लिखे डालिए, बाजार खोलना है। इंग्लैंड में 18वीं सदी में जो आर्थिक क्रांति हुई, इंग्लैंड में 18वीं सदी में जो आर्थिक क्रांति हुई उसने यूरोप को प्रभावित किया। अधिक उत्पादन की खपत के लिए अधिक आर्थिक क्रांति हुई, उसने यूरोप को प्रभावित किया। अधिक उत्पादन की खपत के लिए बाहर बाजार खोलना आवश्यक हो गया। लोगों ने सोच लिया कि अगर अफ्रीका के आदिवासियों में कपड़ा पहनने का रिवाज चलाया जाए, लोगों के क्या रिवाज चलाया जाए तो कपड़ा
तो कपड़े के मिल मालिकों को देखो कपड़े के मिल मालिकों को बहुत बड़ा फायदा होगा उद्योगों को चलाने के लिए कच्चे माल की जरूरत थी उद्योगों को चलाने के लिए जिस कच्चे माल की जरूरत थी वो पिछड़े इलाकों में मिल सकता था इसके अलावा नए देशों में अतिरिक्त पूंजी लगाने का मौका मिलता था। इसके अलावा क्या लिखा है? आवश्यकता इसके अलावा नए देशों में अतिरिक्त पूंजी लगाने का मौका मिलता है। बात समझना, अगर अफ्रीका के लोगों को कपड़ा पहनाया जाए तो कपड़ा मिल मालिकों को जो कपड़ा बिकेगा वो बहुत ज्यादा मिल मालिकों को फायदा होगा। और साथ में एक बात और हो जाएगी, जो अफ्रीका में कच्चे माल की जरूरत है उसे मिल मालिकों को वो कच्चा माल भी वहीं पर प्राप्त हो जाएगा। तो कच्चा माल भी मिल जाएगा और उनका कपड़ा भी वितरित वही हो जाएगा, तो दोनों काम एक साथ संभव हो पाए। तो यही जरूरत पड़ी, इसी सबने क्या किया, औपनिवेशवाद का जन्म दे दिया, औपनिवेशवाद बना दिया। नई लाइन से लिखो तो, यातायात एवं संचार के साधनों के विकास के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना तथा उपनिवेशों पर अधिकार बनाए रखना आसान हो गया। उपनिवेशों पर अधिकार बनाए रखना आसान हो गया। अब जब हमें यातायात के साधन का विकास हो गया, तब हम एक जगह उपनिवेश से दूसरे जगह जो जाने आने का जो साधन है वो सुलभ हो गया। और सुलभ हो जाने से क्या हुआ कि हम अधिकतर औपनिवेश के माध्यम से क्या कर सकते हैं, औपनिवेश के आने जाने का साधन उपलब्ध हो गया, तो उपनिवेशों पर आराम से क्या अपना प्रभाव जमाए रख सकते हैं। और साम्राज्यवाद में राजनीतिक विकास पर भी नजर अगर रखी जाए तो साम्राज्यवाद के विकास में राजनीतिक कारणों की नजरअंदाज भी नहीं किया जाए, राजनीतिक कारण भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकते। जैसे की बात क्या है, यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों की भावना से अगर देखा जाए प्रेरित होकर के विश्व में अपनी शक्ति, जो राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर के अब सबको अपनी शक्ति को विश्व स्तर पर साबित करना चाहता है। ऐसे हर देश अपने स्तर पर आगे बढ़ने के लिए अपनी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने की कोशिश में कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें औद्योगिक क्रांति हुई, इस क्रांति के कारण और साथ में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति जब हुई तो इसमें क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा, क्या औद्योगिक क्रांति हुई तो दूसरे देशों में जब वो लोग गए हैं, उन लोगों ने वहां पर देखा हमारी सारी व्यवस्थाएं उनसे अच्छी हैं, तो उनके अंदर राज करने की क्या भावना उत्पन्न होगी या नहीं होगी? क्या, क्योंकि वो अपने देश से दूसरे देश पर आए हैं तो वहां पर शासन व्यवस्था संचालित करने की उनके अंदर महत्वाकांक्षा हुई। क्यों? क्योंकि वो पहले अपनी वस्तुएं बेचने के लिए आए। जब उन्होंने यहाँ पर देखा कि कच्चा माल भी हमें प्राप्त हो सकता है, तो इनकी राज शासन व्यवस्था अगर हम अपने हाथों में ले लेंगे तो क्या होगा, ये कच्चा माल हमें सुलभ, आराम और सस्ते दरों पर उपलब्ध हो सकता है।
ठीक, इसलिए क्या हुआ, इसने सबने मिलकर के इन दोनों चीजों के माध्यम से क्या होता है, साम्राज्यवाद, या हम इसे कह सकते हैं उपनिवेशवाद, कि ऐसा नहीं है। अगर ज्यादातर क्या हुआ, यूरोप के देश क्या औद्योगिक, अच्छा यूरोप है, यूरोप के देशों में अगर हम बात करें किसकी, कौन कौन, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, इटली, ये सभी क्या है, यूरोप के ही तो देश हैं। इन सभी देशों का कार्य क्या है, अधिकतर इन देशों का कार्य क्या है, अगर इन सबका यही तो है, औद्योगिक क्रांति इनमें सब में हुई थी या नहीं थी, इनमें सब में औद्योगिक क्रांति हुई, देर भले हुई, पहले इंग्लैंड में हुई, उसके बाद में पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैल गई। ये सारे लोग, इनको सबको कच्चा माल चाहिए था, और ये हर जगह गए। जैसे भारत में सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली, तो पुर्तगाली तो आए, तो पुर्तगाली उन्होंने भी तो यही कच्चे माल की तो जरूरत थी, व्यापार की आवश्यकता ही तो थी, तभी तो आए थे। वो है कौन, यूरोपियों में तो है, तो इन लोगों की जरूरत पड़ी। ये लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, जब सारे लोग इंग्लैंड से क्या कर चुके हैं, सबने अपनी औद्योगिक नीति अपना ली, वर्चस्व की भावना भी इनके अंदर पैदा हो गई। ठीक, इस यूरोप में, इन सारे यूरोप के लोगों में अगर देखें, वर्चस्व की भावना पैदा हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने जन्म ले लिया, और जिसके कारण साम्राज्यवाद का उदय हुआ, और यही औपनिवेशिक क्षेत्र की बात चल जाती। पहले डालो नीचे, नहीं गाइस, साम्राज्यवाद के विकास के राजनीतिक कारणों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। साम्राज्यवाद के विकास में राजनीतिक कारणों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूरोप के विभिन्न राष्ट्र राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर विश्व में अपनी शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए उपनिवेशों को आवश्यक मानने लगे। अब इनके लिए उपनिवेश बहुत जरूरी हो गया। अब क्या हुआ, इन सब लोगों ने वर्चस्व स्थापित हो, और इसलिए वर्चस्व के सिद्धांत, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को क्या हम ऐसे भी कह सकते, वर्चस्व का सिद्धांत, क्या हम ऐसे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, बताओ कि नहीं कर सकते, वर्चस्व का सिद्धांत। ठीक, ये बात आ जाती है, वर्चस्व का सिद्धांत। अब समझो, ये वर्चस्व का सिद्धांत आगे चला। अब इसी के द्वारा पूरे औपनिवेश, जितने भी औपनिवेशिक कारण थे, वो सभी हमने आपको बताया। इसके आगे चलते हैं, अफ्रीका में साम्राज्यवाद। अफ्रीका में साम्राज्यवाद मतलब औपनिवेशवाद, अफ्रीका में साम्राज्यवाद ऐसे डालो, चाहे अफ्रीका में औपनिवेश डालो, इंक नहीं है। अफ्रीका में साम्राज्यवाद, देखो अफ्रीका अगर देखा जाए 1850 से पूर्व, 1850 से पूर्व यूरोपीय देशों को अफ्रीका
जो 1850 से पूर्व यूरोपीय देशों को अफ्रीका के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त थी, जबकि वो पास में है। देखो 1850 से पहले यूरोपीय देशों को अफ्रीका के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त थी। ठीक, अफ्रीका के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। ध्यान रखना, 1800 देख लीजिए, आधुनिक समय है। 1850 से पहले यूरोपीय देशों को अफ्रीका के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी, और इस जानकारी नहीं थी, और बस जबकि ये पास का लगा हुआ इलाका, सब पास का ही द्वीप है, और फिर भी तभी इसे हम क्या कहते हैं, अंध महाद्वीप कहा जाता है। तभी इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इसे नाम दिया है, इसलिए कि वो बहुत दिनों तक 1850 तक इसकी जानकारी नहीं। क्या भारत में तो इस समय तक बहुत सी खोजी जा चुकी थी, एशिया में भी आ चुके, अब इस द्वीप को नहीं वो ढूंढ पाए। अब इस समय इसमें केवल तटीय भागों में, अब बात समझना, इसके जो तटीय भाग हैं उनकी जानकारी थोड़ी थोड़ी थी। नीचे डालो, लिखो तो 1850 से पूर्व 1850 से पूर्व यूरोपीय देशों को अफ्रीका के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं थी, इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है, आरंभ में तटीय प्रदेशों का ज्ञान हुआ। अधिकतर लोग क्या करते थे, यहाँ पर तटीय क्षेत्रों में 15वीं शताब्दी तक जो यूरोप के लोग आते थे और वो इनके तटीय क्षेत्र तक आते थे, और तटीय क्षेत्र में ये हबसी को क्या करते थे, पकड़ देते थे। ध्यान रखना, ये लोग क्या करते हैं, 15वीं शताब्दी में यूरोप के लोग यहाँ आते थे और हबसी को पकड़ते थे। हबसी मतलब काले, जो निग्रो जनजाति, ठीक, हबसी मतलब ये ब्लैक जन जो हैं, ये हबसी लोग हैं, निग्रो जनजाति के लोग थे। ये निग्रो जनजाति के लोगों को पकड़ लेते थे और इनको दास बना देते थे, और दास बना करके कहाँ ले जाते थे, अमेरिका में बेच जाते थे, इससे उन्हें पैसा मिल जाता था। ठीक, ये हबसी लोगों को पकड़ के देखा, यूरोपीय लोगों ने क्या किया, ध्यान से समझना, यूरोपीय लोग आते थे अफ्रीका के तटीय क्षेत्र तक, हबसी लोगों को पकड़ करके और क्या करते थे, उन्हें दास बना करके अमेरिका में बेच आते थे, और उससे उन्हें पैसा मिल जाता था। नीचे लिखो, 15वीं शताब्दी में यूरोप के लोग यहाँ से हबसी पकड़ते थे और उनको दास बनाकर अमेरिका में बेच आते थे। हबसी पकड़ते थे और उनको दास बनाकर अमेरिका में बेच आते थे। इन 1850 से 1890 1850 से 1890 के मध्य साहसी खोजकर्ताओं, 1850 से 1890 तक साहसी खोजकर्ताओं ने कोशिश की, उन्होंने साहस जुटाया, साहसी खोजकर्ताओं के प्रयास से
यूरोप अफ्रीका के प्रत्येक क्षेत्र से परिचित हो गया। कितना समय लगा? 40 वर्ष। इन 40 वर्षों में उसने अफ्रीका के सारे क्षेत्रों से वो परिचित हो गए। ठीक, इन परिचित हो चुका। इससे आगामी 40 सालों में संपूर्ण अफ्रीका लाइबेरिया प्लस अबीसीनिया को छोड़कर, इनको ब्रैकेट में कर लीजिए, इन दोनों को नहीं देख पाए। लाइबेरिया तथा अबीसीनिया को छोड़कर ब्रैकेट बंद। अब देखो, पूरे अफ्रीका को इन्होंने क्या कर लिया? खोज लिया, प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी हो गई। और फिर क्या, सुनो, पूरा अफ्रीका इन्होंने अपने तरीके से बांट लिया। कहा तुम इतने में रहना, हम इतने में रहेंगे, तुम इतने में रहना। ठीक, इन्होंने थोड़ा सबने बांट लिया। क्या लिखा? 40 सालों में संपूर्ण अफ्रीका लाइबेरिया तथा अबीसीनिया को छोड़कर आपस में बिना किसी संघर्ष के बांट लिया। तथा बंटवारे को लेकर कभी कभी तनाव भी हुआ। लेकिन कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से विवादों का समाधान निकाला गया। तीव्रतापूर्ण अफ्रीकी विभाजन का मूल कारण, तीव्रता मतलब समझते हो? तेजी से अफ्रीका का विभाजन जो हुआ है, उसका मूल कारण क्या था? मूल कारण अगर देखा जाए तो उसमें केवल इटली और जर्मनी जो नए अभी उठे हुए थे, उनको उपनिवेशों की जरूरत थी। जैसे कोई व्यक्ति अभी अमीर हुआ हो तो उसको क्या होता है, बड़ा जल्दी रहती है कि हम बहुत और ढेर सारे प्लॉट खरीद लें, ये कर ले, वो कर ले। तो वही इटली और जर्मनी क्या कर रहा है कि इटली और जर्मनी इन्होंने नवोदित उपनिवेश, इनको उपनिवेश बनाने की जल्दी थी, जिसके कारण ही अफ्रीका का बंदरगाह हो गया। क्या लिखा है? मूल कारण इटली और जर्मनी के रूप में, नवोदित उपनिवेशी शक्तियों का उत्थान था। अतः फ्रांस और इंग्लैंड चौकन्ने हो गए और जल्द से जल्द अफ्रीका का बंटवारा संपन्न हुआ। इटली प्लस जर्मनी, ये क्या है, अभी उठे हैं, इनको उपनिवेश चाहिए। ठीक, इनके क्या हुआ, ये नए देश है, ये नए देश और अभी ये आए हैं, इनको उपनिवेशों की जरूरत है। अब उपनिवेशवादों की इन्होंने क्या किया, उपनिवेश
बाद इसकी खोज की। ठीक, इन्होंने भी खोज की है, क्षेत्र में खोज की, और इनकी भावना बहुत तीव्र थी। इनकी जो भावना है, भावना बहुत तीव्र थी। तीव्र का मतलब है अन्य देशों के जो औद्योगिकरण हुआ है, औपनिवेश बनाने की भावना है, उनसे इन दोनों देशों की भावना बहुत तीव्र थी। और इसी के कारण अन्य देशों से तब जो पुराने देश है, औपनिवेशवाद में यहाँ पर क्या है, अफ्रीका क्या है, अफ्रीका एक देश है जिसका सब कुछ क्या करना है, बंटना है। तो इसी अफ्रीका में पहले से क्षेत्र कौन है, फ्रांस और इंग्लैंड के हैं, फ्रांस प्लस इंग्लैंड। अब इन दोनों लोगों ने क्या किया, फ्रांस और इंग्लैंड ये दोनों हैं, और इन दोनों लोगों ने कहा पुराने व प्रभावशाली, इन्होंने क्या किया, इन दोनों लोगों को क्या होगी, चिंता कि कहीं ऐसा न हो हमारा क्षेत्र इटली ले जाए या जर्मनी ले जाए। इसलिए इन्होंने पुराने और ये थे पुराने व प्रभावशाली, ये पुराने तथा प्रभावशाली, वो लोग जानते थे कि यहाँ अफ्रीका के लोगों को क्या चाहिए और कैसे क्या चाहिए। ठीक, इसलिए क्या किया, इन लोगों ने बंटवारा कर लिया। इन्होंने क्या किया, इस पूरे अफ्रीका का क्या कर लिया, बंटवारा करने का प्रयास किया, बंटवारा का प्रयास, बंटवारा करने का प्रयास कर लिया। जब बंटवारा कर लिया, सबसे ज्यादा जो यहाँ पर बंटवारा में क्या हुआ, स्थानीय शासक जो थे, जब अफ्रीका का बंटवारा हुआ तो अफ्रीका के जो लोग रहने वाले थे, वो न लोग, स्थानीय शासकों ने भी कोई विरोध नहीं किया। दरअसल था क्या, उस समय वहां अफ्रीका में शराब नहीं, और इन लोगों ने ले जाकर के उनको क्या किया कि शराब की कुछ बोतलें दी और चमकते चमचमाते हुए कुछ उपहार दे दी। बस वो उसी में शराब पी लेते थे, मस्त रहते, और चमचमाते उपहारों को देख करके उन्होंने अपनी सारी भूमियां दान में दे दी इन लोगों को। और वो सब ऐसे संधि पत्रों पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं जिनकी जानकारी तक उनको नहीं। हाँ, उन्हें उससे नहीं मतलब, बस पी लिया और तो उसे मस्त। तो अच्छे अगर शराब की बोतलें और चमचमाते उपहार, कुछ चमचमाते उपहार दे दिए, उसी से वो खुश, और उसी से उन्होंने क्या कर लिया, उन संधि पत्रों पर हस्ताक्षर कर लिए। इसके कारण क्या हुआ, अफ्रीका पूरे धीरे धीरे क्या हो गया, बंदरगाह बट गए, औपनिवेश के क्षेत्र में बट गया। कई एक चीजें आती हैं, कई एक चीजें हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह थी, नीचे लिखो, इसके नीचे सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस बंटवारे का स्थानीय शासकों या सरदारों ने विरोध नहीं किया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस बंटवारे का स्थानीय शासकों या सरदारों ने विरोध नहीं किया। शराब की कुछ बोतलों या चमकते हुए उपहारों के बदले में कबीले प्रमुख अपनी भूमि यूरोपियों को सौंपते चले गए। उन्होंने कबीले प्रमुख अपनी भूमि यूरोपियों को सौंपते चले गए। उन्होंने ऐसे संधि पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिए, जिन्हें वे समझते तक नहीं थे। अब पूरा अफ्रीका बंदरगाह हो गया, अफ्रीका तो बांट लिया गया, लेकिन क्या वो बटा हुआ हिस्सा कभी उसमें झगड़ा नहीं होगा क्या? जैसे भारत में पुर्तगाली भी आए, डच भी आए और अंग्रेज भी आए, क्या इनके बीच झगड़ा नहीं हुआ? वहां भी अफ्रीका में भी झगड़ा होना चाहिए।
अब झगड़ा होगा उसके लिए उससे पहले उन्होंने व्यवस्था कर दी। क्या था, एक बेल्जियम के शासक है लियोपोल्ड द्वितीय, बेल्जियम के शासक लियोपोल्ड द्वितीय थे और उन्होंने 1876 में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था का निर्माण कर दिया। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया। उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ब्रुसेल्स में सम्मेलन का आयोजन किया और अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना की। उसमें कहा गया कि अफ्रीका में यूरोपीय देशों के मध्य जो आपसी विवाद होगा उसका समाधान इसी के माध्यम से करवाया जाएगा। नीचे ये बात डालो तो, बेल्जियम के शासक लियोपोल्ड द्वितीय, बेल्जियम के शासक लियोपोल्ड द्वितीय, बेल्जियम के शासक लियोपोल्ड द्वितीय ने 1876 में ब्रुसेल्स सम्मेलन आयोजित किया। ब्रुसेल्स सम्मेलन का आयोजन किया। ब्रुसेल्स सम्मेलन का आयोजन किया और अंतरराष्ट्रीय अफ्रीकी संघ की स्थापना की। अंतरराष्ट्रीय अफ्रीकी संघ और अंतरराष्ट्रीय अफ्रीकी संघ की स्थापना की। ठीक, अंतरराष्ट्रीय अफ्रीकी संघ की स्थापना की और कह दिया, जानते हो, समझ लीजिए बात, कहा कि यदि यूरोपीय देशों के मध्य अगर कोई आपसी विवाद होगा उसका बंटवारा या कोई विवाद है उसका निस्तारण अंतरराष्ट्रीय अफ्रीकी संघ के माध्यम से कर लिया जाए। ठीक, ये बात है। और यहीं पर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। जर्मनी ने कांगो की समस्या को लेकर, जो जर्मनी है ये अफ्रीका का एक द्वीप है कांगो, और इस कांगो में कच्चे माल की बहुलता थी और कच्चे माल की बहुलता के कारण यहाँ पर सबको जाना पसंद था। सब देश चाह रहे थे कि हमें कुछ न कुछ मिले, तो इसी अंतरराष्ट्रीय अफ्रीकी संघ के माध्यम से, बात समझना, नीचे लिखो तो, जर्मनी ने कांगो की समस्या तथा अन्य विवादों के निराकरण के लिए सम्मेलन की मांग की या नवंबर 1884 से यह सम्मेलन नवंबर 1884 से 1885, नवंबर 1884 से फरवरी 1885, नवंबर 1884 से फरवरी 1885 तक चला। अंतरराष्ट्रीय, देखो, अंतरराष्ट्रीय अफ्रीकी संघ का सम्मेलन बुलाया है किसने, जर्मनी ने, और उसको शिकायत थी कांगो के लिए। अब कांगो पर हल करने के लिए उसने इस सम्मेलन बुलाया। ये सम्मेलन कब बुलाया गया, नवंबर 1884 से फरवरी 1885, इसको अंडरलाइन कर लेना, बहुत जरूरी है। बुलाया जब ये सम्मेलन चला तब इसके द्वारा क्या किया गया, इसके तहत कांगो नदी घाटी में सभी यूरोपीय राज्यों को व्यापार और परिवहन की स्वतंत्रता दी।
कहा गया कि कांगो में सभी लोग जा सकते हैं, सभी यूरोपीय राज्यों को व्यापार और नौ परिवहन की स्वतंत्रता दी गई। इस व्यवस्था के संचालन के लिए एक आयोग भी स्थापित किया गया। इस व्यवस्था के संचालन के लिए एक आयोग को स्थापित किया गया। जानते हो, जब कांगो में कहा गया कि इस पर नियम पर जो हम लोगों ने लिखा है क्या ये सही रहेगा, इस पर कैसे क्या काम करेंगे, इस व्यवस्था पर लागू करने के लिए वहां पर एक आयोग बनाया गया जो सबको सुचारू रूप से काम करवाएगा। आयोग स्थापित किया गया। फिर बर्लिन सम्मेलन में अफ्रीका के शैक्षणिक और भौतिक विकास को यूरोप का प्रमुख उद्देश्य बताया गया। शैक्षणिक और भौतिक विकास को क्या कहा गया? भौतिक विकास को यूरोप का प्रमुख उद्देश्य बताया गया। एक मिनट बात समझो कि इनका मुख्य कार्य है यूरोप के लोगों का कि जो अफ्रीका के लोग हैं उन्हें शिक्षित करना, उनका शैक्षणिक और भौतिक विकास करना। क्या वास्तविक रूप से वो अफ्रीका के लोगों का शैक्षणिक और भौतिक विकास करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक, भौतिक एवं शैक्षणिक विकास उद्देश्य बताया गया। लेकिन यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आर्थिक व सामाजिक शोषण किया। उनका उद्देश्य क्या था? शैक्षणिक और भौतिक। इस तरीके से कहा कि हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, सिखाने की बजाय वो हमको लूट रहे हैं। ठीक, इन्होंने सामाजिक और कैसा आर्थिक दोनों प्रकार से शोषण किया। अब क्या हुआ, यूरोपीय देशों ने बिना कुछ भी लड़ाई लड़े, अगर देखा जाए कोई बिना युद्ध किए ही आकर क्या हुआ, पूरे अफ्रीका को आपस में बांटा है या नहीं है? जी सर। यही बात नीचे लिखो कि यूरोपीय देशों ने कोई बड़ा युद्ध किए बिना ही अफ्रीका को आपस में बांट दिया। तनाव के अवसर भी पैदा हुए, लेकिन कोई बड़ी टकराहट उत्पन्न नहीं हुई। फिर से एक बार ये बात सुन रही तो जरा, संस्था बनाई है अंतरराष्ट्रीय अफ्रीकी संघ। यही तो संस्था बनाई गई अंतरराष्ट्रीय। जो कौन है, किसने बनाई? लियोपोल्ड द्वितीय। कहाँ के हैं? बेल्जियम के लियोपोल्ड द्वितीय ने अंतरराष्ट्रीय अफ्रीकी संघ। और ये संस्था, अगर हमें कहें
संस्था किसने बनाई? लियो पोल्ड द्वितीय ने। ठीक, ये संस्था बनाई और इसका काम क्या था? विवाद जो भी होगा अफ्रीका में, विवाद को शांतिपूर्वक हल करने की, ठीक, विवाद शांतिपूर्वक सुलझाने, शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए, ठीक, जो भी विवाद होगा उसको शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए। और इसी अंतरराष्ट्रीय अफ्रीकी संघ में कौन? जर्मनी ने क्या किया? एक विवाद लेकर आए थे। कब लेकर आए? कब सम्मेलन हुआ है? 84 नवंबर से फरवरी, ठीक। कौन सा? कांगो विवाद, कांगो विवाद। और इसी पर उसने बुलाया है सम्मेलन, और सम्मेलन बुला करके इस पर बात उठाई है। क्या कहा कि यह कांगो विवाद सम्मेलन कहाँ हुआ? बर्लिन सम्मेलन, बर्लिन सम्मेलन, ठीक, बर्लिन सम्मेलन बुलाया गया। और कब? नवंबर 1884 से फरवरी 1850, ठीक, बर्लिन सम्मेलन। वहां पर फैसला क्या कर दिया गया कि सारे यूरोपीय देश वहां पर जा सकते, ठीक, ये फैसला कर दिया गया। इसके आगे डालो, एशिया में साम्राज्यवाद। हाँ, एशिया में साम्राज्यवाद, एशिया में साम्राज्यवाद। एशिया में साम्राज्यवाद की बात अगर की जाए तो एशिया में यूरोपीय राज्यों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने का पूरा प्रयास किया, और पुर्तगाल ही पहला ऐसा देश है जिसने एशिया पर सबसे पहला पैर रखा, ठीक। अगर ये पहले डालो तो एशिया में यूरोपीय राज्यों ने, एशिया में भी, एशिया नहीं, हेडिंग के आगे लिखो, एशिया में भी यूरोपीय राज्यों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने में पूरा प्रयास किया, विस्तार करने में पूरा प्रयास किया, ठीक। एशिया में भी यूरोपीय लोगों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पूरा प्रयास किया। कैसे? पुर्तगाल पहला देश था, पुर्तगाल पहला देश था जिसने एशिया में अपनी बस्तियां, एशिया में अपनी बस्तियां स्थापित की, एशिया में अपनी बस्तियां स्थापित की। एशिया में अपनी बस्तियां स्थापित की, ठीक, ध्यान रखना। जब एशिया में उन्होंने अपनी बस्तियां स्थापित की, भारत के अतिरिक्त, अगर भारत के अतिरिक्त बात की जाए तो अगर देखा जाए दक्षिण पूर्वी एशिया, नीचे डालो, भारत की बातें भी हम छोड़ देंगे, भारत के अतिरिक्त आगे डालो तो भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन के निकट मकाओ, चीन के निकट, हाँ एक बार बताओ, मकाओ, हाँ मकाओ नहीं बताओ बोलो तो, ये कह रहे हैं जिससे जो डायरेक्शन दिए गए हैं ना, हाँ, तो ये कांस्टेंट कैसे हो सकते हैं जबकि
अर्थ तो रोटेट मतलब घूमती है ना, हाँ तो ये उत्तरी ध्रुव या मतलब कहने का मतलब है, तो ये इसके कैसे हो सकते हैं? अर्थ तो रोटेट करती है ना, अभी जैसे आपने दक्षिणी पूर्व जैसे जब घूमेगी तब तो ये उधर चली जाएगी। अच्छा घूमेगा तो पूरा घूमेगा ना, नहीं थोड़ी ना घूमेगा। आप हमें बताइए, पंखा घूम रहा है पूरा घूमेगा। जो आपको तो दिखे ना, हमारी पृथ्वी घूमती है, जो हमारी पृथ्वी एशिया में साम्राज्यवाद। सर और बताओ सर इंडिया के अलावा आप समझिए, भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी एशिया में चीन के निकट मकाओ द्वीप पर जो पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था, उसी पर 1602 में डचों ने भी पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। अब उसके कई क्षेत्र भी छीन लिए, और जो क्षेत्र छीन लिए इसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। तो हर बार में क्या एक यूरोपीय जाता है तो दूसरे तरीके से उसका अपना प्रभुत्व जमा लेता है। तो औपनिवेशिक जैसे एक क्षेत्र है, पहले क्या पुर्तगाली आए, उधर पुर्तगालियों, फिर डच आए, डचों ने पुर्तगालियों को हरा दिया, तो फिर डचों को अंग्रेजों ने हरा दिया। क्षेत्र तो एक ही है। औपनिवेश कितनी बार बने? 3 बार बने। यही बात नीचे लिखो तो थोड़ा। पुर्तगाली पहला देश था, पुर्तगाल पहला देश था जिसने एशिया में अपनी बस्तियां स्थापित की। ये बात लिख चुके हो? जी सर। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन के निकट मकाओ द्वीप पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया। 1602 में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। 1602 में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया और कई क्षेत्र छीन लिए। इसके बाद अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक क्या हुआ, जापान भी हमारे यहाँ, जापान स्वयं एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर चुका था। अब उसको भी ये उपनिवेशवाद की भावना के माध्यम से उसको भी उपनिवेश चाहिए था। नीचे नहीं लाइन लिखो, क्योंकि जापान स्वयं एक शक्तिशाली देश के रूप में परिणित हो गया। क्योंकि नई लाइन से लिखना, क्योंकि जापान स्वयं एक शक्तिशाली देश के रूप में परिणित हो गया, तो साम्राज्यवादी देशों ने चीन में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। अब क्या हुआ कि साम्राज्यवादी देशों ने उधर चीन में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। और इन्होंने क्या किया, कहा कि चीन में हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा चीन में अफीम का बहाना बनाकर, अफीम का बहाना देखो, अफीम का बहाना बना करके ब्रिटेन के लोगों ने चीन पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ठीक, नीचे डालो, अफीम का बहाना बनाकर ब्रिटेन ने चीन पर आक्रमण कर दिया। ब्रिटेन ने अफीम का बहाना बनाकर ब्रिटेन ने चीन पर आक्रमण कर दिया। 1839 में दोनों के बीच एक युद्ध हुआ जिसे अफीम का युद्ध या अफीम युद्ध कहा जाता है।
जिसे अफीम युद्ध कहा जाता है। और इस समय चीन में जो सरकार थी वो मंचू की सरकार थी। ठीक, मंचू की सरकार थी और मंचू की सरकार को जन समर्थन नहीं मिल रहा था। वहां के लोग मंचू की सरकार से द्वेष भावना रखते, जन उत्साह इनके पास नहीं था। मंचू सरकार की कमजोरी थी, जनमत के असहयोग के कारण। ये इनकी कमजोरी थी जो जनमत ने असहयोग किया। इस असहयोग के कारण चीन क्या हुआ, इस अफीम युद्ध को हार गया। ठीक, जनमत का सहयोग नहीं था और मंचू की सरकार जी थी वो कमजोर थी, जिसके कारण वो ब्रिटेन से क्या हुआ, अफीम का प्रथम युद्ध जो है ये हार जाते हैं। क्या लिखा है, बीच युद्ध हुआ जिसे अफीम युद्ध कहा जाता है। मंचू सरकार की कमजोरी, मंचू सरकार की कमजोरी और जनमत के असहयोग के कारण, जनमत के असहयोग के कारण चीन यह युद्ध हार गया। चीन यह युद्ध हार गया। चीन यह युद्ध हार गया और बाध्य होकर उसे ब्रिटेन से देखो, ब्रिटेन के साथ तो है युद्ध हार गया और जो बाध्य होकर के उसे ब्रिटेन के साथ एक संधि करनी पड़ी। और संधि कब की, तब है 1839 में अफीम का युद्ध हुआ और ये 1842 में क्या होता है, नानकिंग की संधि करनी पड़ी। बाध्य होकर उसे ब्रिटेन से 1842 में नानकिंग की संधि करनी पड़ी। नानकिंग की संधि करनी पड़ी। ध्यान रखना, ये संधि और ये अफीम का युद्ध, अब ये पहला युद्ध हुआ। ठीक, नानकिंग की संधि करनी पड़ी और इस संधि में क्या किया गया, इस संधि के अनुसार चीन ने हांगकांग के प्रदेश पर ब्रिटेन का अधिकार कायम हो गया। चीन के हांगकांग प्रदेश पर ब्रिटेन का अधिकार कायम हो गया। ब्रिटेन का अधिकार कायम हो गया और कैंटन, और क्या क्षेत्र, कैंटन लिखना। कैंटन एक नाम आता है, फूचो अमाय और दो और क्षेत्र, 5 क्षेत्र दिए गए थे, अमाय, संघाई तथा निंगपो। ये जो है ये बंदरगाह ब्रिटेन के व्यापार के लिए खोलने पड़े। ये देखना, हांगकांग के प्रदेश पर ब्रिटेन का अधिकार स्वीकार कर लिया गया और इसे ब्रिटेन को देना पड़ा उसे नानकिंग की संधि के द्वारा। साथ में कैंटन, फूचो, अमाय, संघाई और निंगपो, इन बंदरगाहों को खोल देना पड़ा। क्या लिखा है, फूचो, निंगपो नामक 5 चीनी बंदरगाह ब्रिटेन के व्यापार के लिए खोल दिए गए। ब्रिटेन के व्यापार के लिए खोल दिए गए। टाइम समाप्त हुआ, कृपया कर जाने की आज्ञा दीजिए। सर ब्रिटेन क्या लिखा है आपने, ब्रिटेन अच्छा, ब्रिटेन के व्यापार के लिए खोल दिए गए। ब्रिटेन के लिए व्यापार के लिए खोल दिए गए। बंद करते